नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। 17वें सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोक सेवकों को करेंगे संबोधित। उत्कृष्ट कार्य के लिए अधिकारियों को पुरस्कृत भी करेंगे प्रधानमंत्री। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 दिवसीय दौरे पर पहुंची अमेरिका। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्प्रिंग मीटिंग में समेत विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी भाग। जम्मू कश्मीर में आज भी अत्यधिक बारिश के आसार। एहतियात के तौर पर घाटी के सभी स्कूल कॉलेज बंद। और आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल और आर्य बोस ने जीता सिल्वर मेडल। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर भारत। तो आपको बता दें कि आज 17वां लोक सेवा दिवस है। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इस 17वें लोक सेवा दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लोक सेवकों को संबोधित करेंगे। ये लगातार 7वां अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री समग्र विकास और नवाचारों पर ई पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। इन पुस्तकों में चुनिंदा प्राथमिकता कार्यक्रमों और नवाचारों के कार्यान्वयन की सफलता की गाथाएं हैं। पुरस्कार वितरण से पहले पुरस्कार विजेता पहलों पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस वर्ष पुरस्कार विजेता स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल शासन और पर्यावरण संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित है। प्रधानमंत्री की ओर से जिलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में सिविल सेवकों को 16 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को लागू करने और नवाचार को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी जाएगी। इसके माध्यम आम नागरिकों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितनी खास है, इस पर सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सऊदी अरब की यात्रा पर आ रहे हैं। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर बात करने के लिए सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, दोनों देशों के संबंधों को आप देखें तो ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने कहा, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब आ रहे हैं, बट पहले 2 बार जब वो आए वो रियाद गए थे। ये पहली बार वो जद्दा आ रहे हैं और जद्दा शहर का एक भारत और सऊदी अरब के संबंधों में एक ख़ास महत्व है, क्योंकि ये शहर एक तरह का कनेक्टिंग शहर रहा है इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। ट्रेड के माध्यम से देख लें या लोगों के कनेक्शन के माध्यम से देखें तो इसका एक बड़ा महत्व है। और जो उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी उसमें उम्मीद है कि वो जितने भी बायलैटरल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा होगी। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है, हमारी डिफेंस पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस पर चर्चा होगी। पॉलिटिकल रिलेशंस पे, एनर्जी कनेक्शंस पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बहुत अच्छे आउटकम होंगे। सर, आप देखें कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला।
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री के विजन की हमेशा से तारीफ करी सऊदी अरब ने। ये जो यात्रा है, इस संबंधों को कितना और आगे लेके जाएगी? देखिए, जो दोनों देशों के संबंध हैं, जैसा कि आपने कहा 2014 के बाद बहुत ही मजबूत हुए हैं, उनको एक नई दिशा मिली है। हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल दोनों कंट्री के बीच में बनाई है, जिसके तहत बहुत सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा होती रहती है। और इस बार भी दोनों लीडर्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की जो लीडर लेवल मीटिंग है उसको को चेयर करेंगे, उसके फंक्शनिंग को रिव्यू करेंगे, तो वो भी एक संबंधों को बिल्कुल नई दिशा देगी। और पिछले 10 साल में देखें तो दोनों कंट्री की लीडरशिप, माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के जो हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस हैं, उन दोनों की जो विजन है वो इस पार्टनरशिप को एक नया आयाम दे रही है। उनका विजन है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर रहें, या पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत होती रहे। तो ये विजन जो है इस पार्टनरशिप को ड्राइव कर रहा है, और इसकी दिशा और मजबूत होती रहेगी आगे आने वाले समय में। अच्छा, आप देखें सर, सऊदी अरब और भारत के संबंधों को देखें, व्यापार में हम काफ़ी नज़दीक आए, काफ़ी व्यापार भी बढ़ा। रक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी है, आर्थिक साझेदारी हैं, या हम ये कहें कि रणनीतिक जो समझ है उस पर हम काफ़ी आगे आए हैं। तो उस दृष्टि से ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है? जैसा कि आपने कहा, हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है, तो उस पर डेफिनेटली बहुत विस्तार से चर्चा होगी। हमारी डिफेंस पार्टनरशिप ग्रो कर रही है, सही दिशा में ग्रो कर रही है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी हाई लेवल इंट्रैक्शंस हुए हैं। हमने जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करी हैं, जॉइंट लैंडफोर्स एक्सरसाइज करी हैं, काफ़ी हम लोग म्यूचुअल ट्रेनिंग्स करते हैं। और पिछले साल म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने एक बड़ा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा था सऊदी अरब के साथ फॉर प्रोवाइडिंग एमुनिशन। सो एक रक्षा साझेदारी जो है ये एक नया मजबूत पिलर बन के उभर रहा है हमारे बायलैटरल संबंधों में। तो उसके ऊपर भी बहुत विस्तार से चर्चा होगी। और जैसा कि आपने कहा, जब दो देश बैठते हैं तो वो पूरा ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पे पूरी बात करते हैं। इंडिया, सऊदी अरेबिया दोनों G20 के मेंबर्स हैं, तो हम लोग काफ़ी सारे ग्लोबल और रीजनल इश्यूज पे हमेशा कोऑर्डिनेट करते हैं। उस पे भी विस्तार से चर्चा होगी इससे। बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरीके से आप देखें, द्विपक्षीय संबंधों पर तो बात होगी और कई सारे इशू डिस्कस होंगे, लेकिन आप देखें पश्चिम एशिया में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चाहे हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें, हमास इजराइल की बात करें, सीरिया संकट की बात करें, तो क्या ये जो पश्चिम एशिया में जो चुनौतियां बनी हुई हैं, ये विषय भी डिस्कस हो सकते हैं कि आने वाले समय में दोनों देश किस तरह की राय रखें, इन मसलों पर कैसे आगे जाएं, कि ताकि विश्व के तमाम लीडरों को एक मैसेज भी दे पाएं? नहीं, डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा कि जब लीडर्स मिलेंगे दोनों देशों के, तो सारे ही विषयों पे चर्चा होगी। और ये विषय बड़े कंटेम्प्रेरी हैं, बड़े टॉपिकल हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं। तो मुझे उम्मीद है इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। आप देखें कि भारत के अंदर बड़ी संख्या में जो कामगार हैं वो सऊदी अरब में जॉब के लिए पहुंचते हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा योगदान देते हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एक फैक्ट्री में विजिट करेंगे जहाँ पर भारतीय कामगार हैं वो काम करते हैं। तो दोनों देशों के संबंधों में इन कामगारों की क्या भूमिका है, और सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान है, और इस विजिट को कैसे देखते हैं? तो हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पर, अभी 2.7 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी ग्रो कर रही है। पिछले 2 सालों में करीब 3 लाख नए वर्कर्स इस कम्युनिटी में ऐड हुए हैं। और ये कम्युनिटी एक बहुत ही मजबूत कड़ी है दोनों देशों के बीच में, और वो जो सऊदी अरब है उसके डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो बायलैटरल संबंध हैं उनको भी मजबूत करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री हमारे वर्कर से मिलेंगे एक फैक्ट्री में, वो इंडियन कम्युनिटी से भी मिलेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, ये कम्युनिटी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बायलैटरल रिलेशनशिप। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सऊदी अरब में भारत के राजदूत, जो बता रहे थे कि ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है भारत और सऊदी के रिलेशनशिप को लेकर। इसके अलावा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ ग्लोबल इशू भी इस यात्रा में
डिस्कस हो सकते हैं। कैमरामैन जयशंकर और सौरभ बख्शी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जिद्दा, सऊदी अरब। और आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज सुबह भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ उनकी पत्नी उषा वेंस, बच्चे और अमेरिकी प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के आगमन से पहले पालम एयरपोर्ट और चाणक्यपुरी इलाके के पास उनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत समेत लगभग 60 देशों पर टैरिफ लगाने के बाद जेडी वेंस की ये पहली भारत यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान वेंस आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके प्रतिनिधिमंडल के दिल्ली में अन्य कई कार्यक्रम भी हैं। जेडी वेंस जयपुर और आगरा भी जाएंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली में स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा करेंगे। साथ साथ उनकी पत्नी उषा वेंस के साथ जयपुर के आमेर महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसे धरोहर स्थलों का दौरा करने का भी उनका कार्यक्रम है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए इन ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जेडी वेंस जयपुर में भारत अमेरिका व्यापार पर एक सत्र में भाग लेंगे। 24 अप्रैल को उपराष्ट्रपति वेंस वॉशिंगटन के लिए रवाना होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 5 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर रविवार को सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची। वित्त मंत्री का स्वागत अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और महावाणिज्य दूत श्रीकर रेड्डी कोपुला ने किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय प्रवासियों ने भी जोरदार स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान निर्मला सीतारमण विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वित्त मंत्री सैन फ्रांसिस्को में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में विकसित भारत 2047 की नींव रखने पर एक भाषण देंगी। साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक के स्प्रिंग मीटिंग में शिरकत करेंगी। इसके अलावा वो G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की दूसरी बैठक, विकास समिति की बैठक, IMFC की बैठक और वैश्विक संप्रभु ऋण गोलमेज बैठक में भाग लेंगी। अपने अमेरिकी दौरे के बाद वो पेरू की अपनी पहली यात्रा करेंगी। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस पोस्ट पर जेडीयू नेता संजय झा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। संजय झा ने खड़गे के बयान को टैग करते हुए लिखा है कि संसद में पेश पिछले 2 बजट को बिहार का बजट बताने वाली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि एनडीए सरकार को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, हद है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार को जिस तेजी से विकसित प्रदेश बनाने की राह पर अग्रसर है, उसे देखकर कांग्रेस नेताओं की बौखलाहट स्वाभाविक है। वहीं कांग्रेस आज से 24 अप्रैल के बीच देश भर के 57 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा है कि इसका मकसद नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा की ओर से फैलाए जा रहे झूठ को उजागर करना है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड प्रकाशन को स्वतंत्रता संग्राम का जीवंत स्मारक बताया। आपको बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें उन पर 988 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा अपनी सार्वजनिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश की गई थी। इसके तहत 99% शेयर केवल 50 लाख रुपए में यंग इंडियन नामक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुसंख्यक शेयर धारक है।
और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन की घटना के बाद राहत और बचाव का अभियान आज फिर से शुरू होगा। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से खोलने के प्रयास जारी हैं। तूफान, ओलावृष्टि, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ से जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में सेब और अन्य बागानों को बड़ा नुकसान हुआ है। रामबन जिले में रविवार को बादल फटने से हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। भूस्खलनों के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया था। पंधियाल के पास सड़क क्षतिग्रस्त होने से कई वाहनों को नुकसान हुआ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीम राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है, लेकिन खराब मौसम के कारण राहत कार्यों में बाधा आ रही है। सेना के जवान यातायात को बहाल करने में नागरिक प्रशासन की सहायता कर रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम को देखते हुए आज घाटी के सभी स्कूलों में एक दिन के लिए कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। प्रशासन ने यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम के तौर पर लिया है। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना एटू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि खराब मौसम और मौसम विभाग के पूर्वानुमानों को देखते हुए ही निर्णय लिया गया है। अधिकारियों ने अभिभावकों और छात्रों से मौसम की स्थिति पर नजर रखने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कश्मीर घाटी में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया है। बारिश के साथ ओले गिरने और तेज हवाओं से आम, गेहूं और ऐसी कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव आया है। प्रदेश में रविवार को दोपहर बाद रेड अलर्ट के बीच लाहौल के रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग, किन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। हमीरपुर में आंधी से पेड़ गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में भारी ओलावृष्टि होने से फसलों और गुठलीदार फलों को नुकसान हुआ है। भूस्खलन से किन्नौर के टिंकू नाला में NH5 बंद हो गया। चंबा तीसा मार्ग भी ठप हो गया। राजधानी शिमला में भी रविवार दोपहर बाद बारिश हुई। प्रदेश में आज भी कुछ समय तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। तो एक और जहां उत्तर भारत भारी वर्षा और ओलावृष्टि की मार झेल रहा है, वहीं देश के उत्तर पश्चिम इलाके में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। दिल्ली NCR में आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार आज की शुरुआत तेज धूप और साफ मौसम के साथ होगी, तो वहीं राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा और शेखावटी क्षेत्र के कुछ एक हिस्सों में लू चलने की आशंका है। साथ ही साथ दिन के समय मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। तापमान में लगातार हो रहे इजाफे ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। खासतौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों में अगले कुछ दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ में 8 से 23 अप्रैल के बीच लू चलने की आशंका है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए DD न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें कि कर्नाटक के 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक ओम प्रकाश की उनके आवास पर रविवार को हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने मामले का आंतरिक होने का संदेह जताया है। पुलिस का कहना है कि हत्या में किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इतना खून बह गया कि मौत हो गई।
68 वर्षीय आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश बिहार के चंपारण के मूल निवासी थे। उन्हें 1 मार्च 2015 को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया था। We got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation to the case will be taken up. और अब बात वेव्स की। वेव्स 2025 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के तहत आयोजित एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन AFC के अंतिम दौर में पहुंचने वाले 42 प्रतिभागियों के नामों की घोषणा की जा चुकी है। अंतिम दौर में पहुंचने वाली प्रतिभागी कोलकाता के सुकनकन रॉय ने अपने चयन को लेकर खुशी जताई है। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्म साउंड ऑफ जॉय स्वामी विवेकानंद की बचपन की कहानी पर आधारित है। We are very happy that it got selected. The story was based in the film on the childhood stories of Swami Vivekananda and how that influenced a modern day kid. There were 2 kids, Joy and June, in the film, who are like modern day kids with modern crises of their lives, and how they resolve that even without a gadget, without a superpower. So the whole concept of that film was, you can achieve excellence through your inner strength. वहीं वेव्स 2025 के क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 के AFC के अंतिम दौर में पहुंचने वाले उत्तर प्रदेश के अभिजीत सक्सेना ने भी अपने चयन को लेकर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी कहानी अराइज अवेक को बड़े पर्दे के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाना चाहता हूं। कहानी लिखी है जो सभी को, युवाओं को और सबको प्रेरणा भी देगी, पसंद भी आएगी। नाम इसका मैंने अराइज अवेक रखा है। जैसा कि सबको मालूम है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको ना। मैं इसको बड़े पर्दे के ज़रिए, एक एनिमेशन फिल्म के ज़रिए भारत के आम युवाओं तक पहुंचाना चाह रहा हूं। इसके साथ ही एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन के अंतिम दौर में पहुंचने पर प्रसेनजीत सिंघा और देबराती रॉय ने भी फाइनलिस्ट के रूप में चुने जाने पर खुशी जताई। देबराती रॉय ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से नए फिल्म मेकर्स को मौका मिलता है। We are very excited to get selected as a finalist, and we are really looking forward to the main event. We are really grateful to Dancing Atoms and Ministry of Broadcast for making this kind of platform for some newbies like us. वहीं प्रसेनजीत सिंघा ने कहा कि नए फिल्म मेकर्स के लिए वेव्स जैसे आयोजन बहुत मददगार साबित होते हैं। If I'm trying to create a story or create a film or something like that, there is a lot of platforms, but when we are trying to go for little better platforms, so there will be a lot of worlds, and we don't know how to cross those worlds. Like suppose if I'm trying for any channel, so whom do I meet as a new director or as a new content creator, whom I'll approach to, or how to approach. So in that sense, what Broadcast Ministry did with this event, that's really helpful. और बात करें खेलों की तो पेरू के लीमा में चल रही ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। भारत की ओर से इस कामयाबी को अर्जित किया रुद्रांश पाटिल और आर्या बोस की जोड़ी ने। स्पर्धा का स्वर्ण पदक नॉर्वे की जोड़ी ने जीता। भारत का ये इस प्रतियोगिता में कुल तीसरा रजत पदक रहा। भारतीय टीम चीन और अमेरिका के बाद पदक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद है।
और इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता की ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस का सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से। गुजरात की टीम 7 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद है। तो वहीं केकेआर की टीम 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार के बाद 6 अंक लेकर 7वें स्थान पर है। कोलकाता की टीम को अपने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के हाथों मुकाबला गंवाना पड़ा था। तो वहीं गुजरात की टीम ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को शिकस्त दी है। केकेआर की टीम के लिए दिक्कत उसके प्रमुख खिलाड़ियों का आउट ऑफ फॉर्म रहना है। शीर्ष क्रम में क्विंटन डिकॉक और सुनील नरेन की जोड़ी के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव देखा जा सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीटी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। नमस्कार।